हेलो स्टूडेंट, तो कैसे भी आप लोग, उम्मीद करता हूँ लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भी देखो हम कर रहे हैं राकेश यादव सर की 7300 प्लस बुक को कंप्लीट सोल्व। तो उसी के परसेंटेज चैप्टर के 45 क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ और आज हम स्टार्ट करते हैं भाई 46 क्वेश्चन से। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भाई 46 क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। देखो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, इसमें से 27% जो बच्चे हैं वो कोई भी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर दो लैंग्वेज बोली जा रही है इस ग्रुप के अंदर कुछ बच्चों द्वारा। एक है भाई इंग्लिश और एक है हिंदी, ठीक है। 70% बच्चे तो जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इंग्लिश बोल रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश नहीं इंग्लिश बोल रहे हैं। और 65% बच्चे ऐसे हैं जो कि हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक है। भाई अब इसका मतलब ये नहीं है कि 65% में से इंग्लिश नहीं बोल रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो हिंदी भी बोल सकता है, जो हिंदी बोल रहा है वो इंग्लिश भी बोल रहा है। लेकिन टोटल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में से 70% बच्चे ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ठीक है। और 65% ऐसे बच्चे हैं जो कि हिंदी में बात कर सकते हैं। आपको दिया गया है कि भाई 27% ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ना ये हिंदी में और ना ये इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में ये बात नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 73% ऐसे बच्चे आएंगे जो कि या तो इंग्लिश में बात करेंगे या हिंदी में बात करेंगे या फिर दोनों में से दोनों ही लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर हमें पता है कि जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 70% ही ऐसे बच्चे हैं जो कि इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो ये कितने परसेंट ज्यादा हो गया भाई? इसमें से कितने परसेंट माइनस करने के लिए इस वैल्यू पर हमें पहुंचना पड़ेगा। तो ये इससे 3 ज्यादा है, यानी कि -3%, ठीक है। अगर भाई मैं इस परसेंट में से -3% अगर कर देता हूं तो मुझे इंग्लिश वाले बच्चों की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहां पर क्या है भाई, ये जो वैल्यू ली गई है ये इससे 8% ज्यादा ले ली गई है, ठीक है। यानी कि 8% अगर मैं कम कर दूंगा तो मुझे वो बच्चे मिल जाएंगे जो कि सिर्फ हिंदी में बात कर रहे हैं, और हमें वो बच्चे चाहिए जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात कर रहे हैं। यानी कि ये जो 73% है और ये 8% और ये 3% मिलकर कितने हो जाते हैं? 11%, ठीक है। यानी कि इन 73% में से जो वो बच्चे हैं जो कि या तो हिंदी में बात करते हैं या इंग्लिश में या फिर दोनों में, अगर मैं इसमें से ये 11% को माइनस कर देता हूं तो ये 62% वो बच्चे आ जाएंगे जो सिर्फ और जो दोनों ही लैंग्वेज में बात करेंगे, यानी कि इंग्लिश में भी बात करेंगे और हिंदी में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 47 क्वेश्चन में देखो 47 क्वेश्चन में कहता है कि इलेक्शन होता है और दो कैंडिडेट खड़े होते हैं, जिनमें से जो कैंडिडेट जीतता है, ठीक है, जीतने वाले को यानी कि विन वाले को 60% वोट मिलते हैं, ठीक है। यानी कि जो लॉस हो गया है उसे 40% वोट मिले होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कि जीतने वाले को, जो कैंडिडेट आपका जीता है, उसे 14,000 वोट जो है बहुमत मिला है। यानी कि ये जो जीता है इसको 14,000 वोट जो है वो ज्यादा मिले हैं। बेसिकली इसको कितने प्रतिशत ज्यादा मिले हैं? तो 20% ज्यादा मिले हैं। इस 20% की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 14,000 दी गई, ठीक है। तो यानी कि आपसे पूछा है कि जीतने वाले के जो वोट हैं वो कितने होंगे। तो जीतने वाले को कितने वोट मिले भाई? यहाँ पर 60%, यानी कि इसको 60% करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 60% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी? 42,000। तो ये हो जाएगा आपकी इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए 48 क्वेश्चन में देखो 48 क्वेश्चन में कहता है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जो पॉपुलेशन है वो है 6 to 5
100, ठीक है। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण करने के बाद कारण प्रति वर्ष जो जनसंख्या है वो 4% की दर से घट रही है, ठीक है। तो शहर की जनसंख्या वर्तमान कितनी है? अब देखो भाई यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 6 to 500, ठीक है। इस पॉपुलेशन में से हर साल जो है वो 4% की दर से घट रही है, और कितने साल तक घटती है, 2 साल तक। बेसिकली 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई, 4% की फ्रैक्शन होगी 1/25, यानी कि जो पॉपुलेशन 25 है वो कितनी हो जा रही है, 24 हो जा रही है, ठीक है। 25 से पॉपुलेशन कितनी हो रही है, 24 हो रही है, और कितने साल तक होती है, 2 साल तक होती है, ठीक है। तो दोनों का कर देंगे स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 to 5, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 576, ठीक है। यही आएगा, यानी कि जो पॉपुलेशन, अब ये 625 जो है वो 625 जो यूनिट है वो कितने के बराबर है, 6 to 500 के बराबर है, यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी, 100 आ गई, ठीक है। तो यानी कि 2 साल के बाद जो पॉपुलेशन है वो कितनी रह जाएगी आपकी, 57600। तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है भाई 49 क्वेश्चन में, देखो हमारे पास एक मिक्सचर है जो कि 50 लीटर का है टोटल, ठीक है। इस 50 लीटर मिक्सचर में जो है वो 20% मिलावट कर दी गई। 20% मिलावट का मतलब क्या है कि इसमें से 10 जो लीटर है वो मिलावट है, चाहे मिलावट में कुछ भी मिलाया गया हो, और जो इसमें से 40 जो लीटर है वो इसमें नेचुरल है, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कि इस कितना शुद्ध ग्लिसरीन और मिलाया जाए, यानी कि और नेचुरल ग्लिसरीन इसमें कितना डालें जिससे कि जो मिलावट का स्तर है वो 5% रहे। यानी कि ये देखो अभी यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी है इस पूरे मिक्सचर के अंदर वो कितनी है, 20% है, ठीक है। ये अपने आप में 20% है, और मुझे करना है इसको 5%, ठीक है। 5% का मतलब क्या है कि इस क्वांटिटी को ना तो हम घटा सकते हैं, ठीक है, ना ही हमें इसे बढ़ाना है, यानी कि इस क्वांटिटी को तो हमें छेड़ना ही नहीं है। बेसिकली हमें इस क्वांटिटी में यहाँ पर ग्लिसरीन डालना है, और नेचुरल ग्लिसरीन हम इसमें कितना डालें जिससे कि ये जो क्वांटिटी है वो अपने आप में पूरे मिक्सचर का, ठीक है, पूरे मिक्सचर का कितने परसेंट रह जाए, 5%। तो ये देखो 10 जो है कितने का, यानी कि x का 5% है। तो बेसिकली देखोगे तो यहां से 5 से 20 और 200, यानी कि जो मिक्सचर पूरा अगर 200 लीटर होगा तो उसमें से 10 लीटर क्या बन जाएगा, अपने आप में 5% हो जाएगा। पूरा मिक्सचर, अगर पूरा मिक्सचर भाई 50 लीटर का है, मैं अगर यहाँ पर कहूं कि 50 लीटर में से 10 लीटर जो था वो आपका मिक्सचर था, ठीक है, और शुद्ध ग्लिसरीन जो था उसमें 40% था, तो अब मैं इसमें कितने लीटर डाल दूंगा भाई, अब मैं इसमें 150 लीटर और डाल दूंगा, जिससे जो मिक्सचर की जो क्वांटिटी है वो अपने आप में कितनी हो जाएगी, 200 लीटर हो जाएगी, और उस 200 लीटर में से 10 लीटर क्या हो जाएगा, आपका जो मिलावट है वो हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो लेवल है वो अपने आप में कितना हो जाएगा, 5%, ठीक है। तो यानी कि 150 लीटर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगर देखो ये चीजें समझ आ रही है, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, या फिर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में समझने से कोई भी दिक्कत आती है तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि इस क्वेश्चन में हमें समझने में दिक्कत है, तो मैं वहीं से आपके लिए जो भी ऐसे ही टाइप के आप क्वेश्चन के नीचे कमेंट कर देना कि 47 नंबर जैसे क्वेश्चन है तो उसमें आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर 49 क्वेश्चन है उसमें आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी के रिगार्डिंग फिर मैं 2-4 एग्जांपल और लेकर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो अब 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखो 50 नंबर क्वेश्चन में यहां पर कहता है कि फ्रेश आपके पास फ्रूट है जिसके अंदर 67% जो है वो वाटर है, ठीक है।
भाई फ्रेश फ्रूट है एक तरफ है ड्राई फ्रूट, ठीक है। फ्रेश फ्रूट के अंदर 68%, भाई 68% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन अगर हम बनाएंगे तो 17 बटे कितना आएगा, 25 आएगा। यानी कि अगर पूरा फ्रूट है, देखो ये पूरा फ्रूट है, मान लो कोई भी फ्रूट है, आपने संतरा मौसमी तो देखे ही होंगे, उनके अंदर क्या दो चीजें होती है, एक तो होता है वाटर, ठीक है, और दूसरा होता है पल्प यानी कि गूदा, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो फ्रूट जितना ज्यादा ताजा होता है उसमें जो वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है, और आपने देखा होगा कि जो उसमें गूदा होता है वो पहले तो हमें जब वो ताजा होता है तो हमें कम लगता है, लेकिन वो जैसे ही सूखता हुआ जाता है वो पल्प भी आपको उतना ज्यादा लगने लगता है। लेकिन पल्प तो शुरुआत में भी उतना ही था और बाद में भी उतना ही है, सिर्फ क्वांटिटी किसकी घटती है, वाटर की। वाटर जब भी ताजा फ्रूट होगा तो उसके अंदर जो वाटर होगा वो ज्यादा होगा, और जैसे ही वो फ्रूट थोड़ा ड्राई करने लगेगा, सूखने लगेगा, तो उसमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो हल्की हल्की कम होने लगेगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर 25 किलोग्राम का फ्रूट है तो उसके अंदर 70 ग्राम का क्या है उसमें, भाई पानी है, ठीक है। तो बचा हुआ 1 ग्राम क्या हो गया, पल्प हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका वाटर, ठीक। अब दूसरे में कहता है कि जो ड्राई फ्रूट है उसमें 20% पानी है, यानी कि ये जो ड्राई फ्रूट है इसमें 20% का मतलब क्या भाई, 1/5, ठीक है। यानी कि अगर पूरा फ्रूट जो है वो 5 है, ठीक है, तो उसमें से 1 पानी है और बचा हुआ 4 क्या है, आपका पल्प है, ठीक है। यहां तक समझ पाए। अब देखो भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों ही फ्रूट एक जैसे रखने हैं, तो पल्प तो आपको पता है, अभी मैंने बताया कि पल्प की जो मात्रा है वो ना तो घटती है ना फिर बढ़ती है, ठीक है। सिर्फ वाटर ही एक ऐसी चीज है किसी भी फ्रूट में जो कि ड्राई होने के साथ साथ घटता जाता है, और जितना ताजा फ्रूट होगा उसमें वाटर की मात्रा उतनी ही ज्यादा होती है। तो पल्प को सेम कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका 2, और ये बेसिकली हो जाएगा आपका 8, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये जो पूरा फ्रूट है ये कितना हो गया भाई, 25 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया भाई आपका 10 हो गया, ठीक है। यहां पर क्या कह रहा है कि 100 किलोग्राम ताजे फलों में से कितने सूखे फल निकाले जा सकते हैं। तो 100 किलोग्राम बनाने के लिए यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। भाई 100 किलोग्राम चाहिए ना, तो 100 केजी बनाने के लिए मुझे इस यूनिट को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। तो इसमें से कितने ड्राई फ्रूट निकल सकते हैं, तो अगर ये 4 से गुना करना पड़ा है तो ये भी 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 100 किलोग्राम ताजे फलों में से अगर हमें फ्रूट ड्राई फ्रूट निकालने हैं तो वो कितने निकलेंगे भाई, यहां से 40 किलोग्राम, ठीक है। तो 40 किलोग्राम हो जाएगा भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए 51 क्वेश्चन। फिर 51 क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यक्ति जो है वो 30% आय कर का भुगतान करता है, इस पर उसे 10% की अतिरिक्त अधिमार देना पड़ता है, तो उसका जो टोटल टैक्स है वो कितना होगा। भाई देखो पहले तो वो 100 पर कितने का टैक्स दे रहा है, भाई वो 100 पर पहले 30% का यानी कि 30 रुपए का टैक्स दे रहा है, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है कि उसका जो टैक्स है वो और ज्यादा देना पड़ रहा है, उसे 10% और ज्यादा देना पड़ रहा है, यानी कि इस टैक्स पर, भाई इस टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगाया गया है जो कि कितने प्रतिशत का है, 10%। तो यानी कि टोटल टैक्स कितना होगा भाई, पहले तो 30 का था और 30 का भी 10% यानी कि 3 रुपए का हो, तो ये कितना हो गया, टोटल 33% का हो जाएगा आपका टैक्स, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन देखते हैं। देखो 52 क्वेश्चन में कहता है एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें से 3 चौके लगाए और 8 छक्के लगाए, तो उसने कुल रनों का कितना प्रतिशत जो रन है वो दौड़कर निकाले, ठीक है। तो 52 क्वेश्चन, भाई उसने कितने चौके लगाए हैं, 3 चौके लगाए, तो 3 चौकों में कितने रन हो गए भाई, गुना 4, ठीक है, और 8 छक्के लगाए हैं तो 8 इंटू 6, टोटल रन कितने हो जाएंगे इसके,
भाई 48 ये और ये 12 ये, तो कितने रन? 60 रन। ठीक है, तो बचे हुए भाई टोटल रन कितने हैं? 110 रन है। 110 रन में से 60 रन तो इसने ऐसे बना दिए, बचे कितने रन भाई? 50 रन। ठीक है, ये 50 रन वो दौड़कर पूरे करेगा। ठीक है, तो 50 रन 110 रन का कितना प्रतिशत है, यही आपसे पूछा है। ठीक है, जीरो से जीरो को हटाएंगे, यहाँ यहाँ आ जाएगा 11 चौक 44। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा भाई आपका 11 5 55। ठीक है, और 5/11, यानी कि 45 से ही 5/11% आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 53 क्वेश्चन देखो भाई। देखो 53 क्वेश्चन में कहता है कि 0.01 जो है वो 0.1 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 2 0, ये कैंसिल, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0, यानी कि 10%। ठीक है, 54 क्वेश्चन देखो भाई। देखो 54 क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया भाई 50% ऑफ p माइनस क्यू। 50% ऑफ को हटा देते हैं, मल्टीप्लाई p माइनस क्यू बराबर है किसके? 30% ऑफ p प्लस क्यू के। ठीक है, तो पहले p और q की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ से इनको कैंसिल करेंगे। देखो p माइनस क्यू की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, और p प्लस क्यू की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो p माइनस क्यू बराबर है 3 के, p प्लस क्यू बराबर है 5 के। ठीक है, अब भाई p की वैल्यू और q की वैल्यू कैसे निकालते हैं? p बराबर हो जाएगा इनको जोड़कर आधा, यानी कि 4, और q की वैल्यू हो जाएगी इनको घटाकर आधा, यानी कि 1। ठीक है, अब आगे आपसे क्या कहा गया है कि q इज इक्वल टू, q यानी कि 1 इक्वल टू x% ऑफ p यानी कि 4। तो यहां से कैंसिल करेंगे तो 45, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 25। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 55 क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई 55 क्वेश्चन में यहां पर कहता है कि 3 संख्याएं हैं हमारे पास। इन 3 संख्याओं में से जो पहली और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से, यानी कि तीसरी संख्या से एक 20% ज्यादा है, तो यानी कि 120% हो जाएगी। ये 50% ज्यादा है, तो यानी कि ये 150% हो जाएगी। ठीक है, तो इनका रेशो हमसे पूछा है, इनका रेशो क्या आएगा भाई? रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4:5। यही हो जाएगा आपका आंसर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो ये जो 56 क्वेश्चन है ये अभी तक का परसेंटेज चैप्टर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है लेटेस्ट एग्जाम में। जीडी के एग्जाम में और सीएचएसएल के एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लेना भाई। 56 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इनकम दी होगी, एक्सपेंडिचर दी होगा और सेविंग दिया होगा। ठीक है, बेसिकली इनमें कुछ ना कुछ परसेंट की वृद्धि होगी, जैसे इनकम में वृद्धि हुई, सेविंग में वृद्धि हुई और एक्सपेंडिचर में आपसे पूछ लिया जाएगा। इन तीनों में से किसी भी दो की देकर आपसे तीसरे की वृद्धि या फिर कमी आपसे पूछ ली जाएगी। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पर जैसे अगर आपको इनकम दिया है तो इनकम कितना है अभी? 13,500। एक्सपेंडिचर कितना है भाई? 9,000। तो सेविंग कितनी हो जाएगी भाई? देखो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है सेविंग। ठीक है, या फिर इनकम माइनस सेविंग होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज दे रखी है, इनकम दे रखी है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो सेविंग कितनी आ जाएगी? 4,500। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में देखो कहा क्या गया है कि इनकम में जो है वो 14% की वृद्धि हुई है, यानी कि इनकम देखो भाई 100 से कितनी हो गई है? 114 हो गई है। ठीक है, एक्सपेंडिचर भी कुछ ना कुछ परसेंट बढ़ा या घटा होगा, तो एक्सपेंडिचर जो है वो 7% बढ़ा है, यानी कि 100 से 107 हो गया। तो बताओ सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक, तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्रतिशत में ही बताना हो, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आपको इस इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो बना लेना है।
रेशियो कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ से इनको कैंसिल करते चलो, ठीक है। ये आ जाएगा 15 के 45, 15 6 90 और 15 निमा 135, ठीक है। छोटे से छोटा रेशियो बना लो जिसको सोल्व करना आसान हो जाए। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखूं तो यहाँ पर जो है आपकी जो इनकम है वो कितनी बन गई, 3 बन गई। एक्सपेंडिचर जो है 1 बन गया और सेविंग जो है सॉरी एक्सपेंडिचर जो है 2 बन गया और सेविंग जो है वो अपने आप में 1 हो गई। अब देखो 100% से बढ़ाकर कितना कर दिया, 114% कर दिया। यानी कि देखो अगर इसको कैलकुलेट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज बिना इसके भी आप कर सकते थे, ठीक है। भाई 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 300 हो गई, यानी कि मल्टीपल कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो इसका भी मल्टीपल 3 होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 342, ठीक है। यहां पर कह रहा है कि 100% से 107 हो जा रहा है, 7% की वृद्धि हुई है, ठीक है। यानी कि मल्टीपल 2 हुआ है तो ये भी मल्टीपल 2 होगा, तो कितना हो जाएगा 214 हो जाएगा, ठीक है। अब इनकम इतनी, सेविंग एक्सपेंडिचर इतना, तो सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग हो जाएगी 128, ठीक है। तो सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 100 से कितने की वृद्धि हुई, 28 की वृद्धि हुई, कितने पर, 100 पर, इंटू 100, तो कितने प्रतिशत आ जाएगा 28%। यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान से सीख लेना कि जब भी आपको इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर का ऐसे वैल्यू दी जाए, तो अगर आपसे आंसर सिर्फ और सिर्फ आपसे इसमें परसेंटेज में ही पूछा है तो आप इस तरीके से रेशियो बनाकर भी कर लीजिए, ठीक है। रेशियो बनाने के बाद क्या होता है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल माइनर हो जाती है, बिल्कुल छोटी हो जाती है, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 क्वेश्चन। देखो 57 क्वेश्चन में कहता है 57 क्वेश्चन में देखो भाई, यहाँ पर कह रहा है कि बड़ी संख्या जो है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, ठीक है। मैं बड़ी संख्या x मान लेता हूँ, छोटी संख्या को y मान लेता हूँ, तो इसका 40%, ठीक है, बराबर है इसके 60% के, यही दिया गया है, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं का जो योग है वो 150 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, यानी कि अगर x प्लस वाई जो है वो 150 है तो x की वैल्यू हमसे पूछी, तो बेसिकली यहां से निकाल लेंगे भाई, परसेंट से परसेंट कर रहा है, यहां से ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, तो x की जो वैल्यू आएगी, यानी कि x बटा y अगर करेंगे तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी कि 3x और 2x, यानी कि 5x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 5x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 150, ठीक है। x नहीं आप z कर लो यहाँ पर, ठीक है, किसी ना किसी नंबर के मल्टीपल होते हैं ये, ठीक है। तो xy यहाँ पर दिया है तो कंफ्यूजन के लिए आप यहाँ पर z कर लो, तो 5z की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, बेसिकली z की वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक है। तो बड़ी संख्या आपसे पूछी है तो 30 या 90, 30 या 3 यानी कि 90, ठीक है। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 90, तो बड़ी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। देखो भाई 58 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है कि ए की जो इनकम है, ए की इनकम का 10% बराबर है बी की इनकम का 15%, ठीक है। तो ए की इनकम का 10% बराबर है बी की इनकम का 15% बराबर है सी की इनकम का 20%, ठीक है। यदि तीनों की आयों का जो जोड़ है वो 7800 रुपए है तो बी की इनकम कितनी है, तो बेसिकली देखो अभी तक तो 2 की दे रखा था, अब दिया है तीनों की, तो तीनों को पहले तो रेशियो में बना लो, 5 से 3, 5 से 4 और 5 से 2, इनका ले लो अब एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी,
ठीक है। और इन तीनों का जो जोड़ है वो कितना दे रखा है, 7800 दे रखा है। तो 10 और ये हो जाएगा 13 यूनिट जो होंगी वो बराबर हो जाएगी 7800 रुपए की। ठीक है, तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। आपसे किसकी पूछी है भाई, बी की पूछी है। ठीक है, तो बी की जो इनकम होगी इंटू 600 यानी कि 2400 रुपए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन को। फिर 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का से 20% ज्यादा है। ठीक है, तो एक तरफ गर्ल्स हो जाएंगे, एक तरफ बॉयज हो जाएंगे। तो लड़कियों की संख्या ज्यादा है 20%, तो यानी कि ये अपने आप में 6 है। अगर ये 5 है तो ये कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या जो है वो 66 है, यानी कि ये टोटल कितने हैं भाई, 11 यूनिट बराबर कितने हैं, 66। तो एक यूनिट की जो बराबर है वो बराबर कितने के है, 6 के। ठीक है, तो कहता है यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाएं तो लड़कों और लड़कियों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। बेसिकली अभी कितनी है भाई, यहाँ पर है 36 और यहाँ पर है कितने, 30 बॉयज। ठीक है, कह रहा है 4 लड़कियां और आ जाएं तो ये कितनी हो जाएंगी, 40 हो जाएंगी। और ये अभी भी 30 है, तो इनका जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 4:3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर भाई। ठीक है, सॉरी, लड़के और लड़कियों का रेशियो पूछा है, तो देखो लड़के यहाँ और लड़कियां यहाँ हैं, तो ये रेशियो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो 3:4 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, लड़के और लड़कियों का रेशियो आपसे पूछा है जनरली। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते भाई। देखो 16 नंबर क्वेश्चन में फ्रैक्शन दी गई आपको x/y। कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर के अंदर 20% बढ़ा दिया जाए तो न्यूमरेटर अपने आप का कितना प्रतिशत हो जाएगा भाई, 120% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20% अगर अपने आप में न्यूमरेटर 100% है और उसमें 20% और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। अब कहता है जो डिनोमिनेटर है उसमें से अगर 5% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। लेकिन होना कितनी चाहिए फ्रैक्शन, 5/2। ठीक है, तो सोल्व कर लेंगे भाई। यहाँ से 15 8 120, सॉरी 5 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 24 और 5 से यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 19। ठीक है, तो x/y की जो वैल्यू आएगी वो कितने आ जाएगी, 19 5 95/48। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं यदि नीता का वेतन पपिया से 25% ज्यादा। ठीक है भाई, नीता और ये पी से पपिया। ठीक है, कहते हैं इसका वेतन अगर 25% ज्यादा है तो यानी कि ये 4, इसका वेतन अगर 4 यूनिट है तो इसका वेतन कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। तो कहता है कि जो पपिया का जो वेतन है वो नीता से कितने प्रतिशत कम है। तो बेसिकली ये देखो ये कितने प्रतिशत कम है, तो 1 यूनिट कम है। कितने से भाई, 5 से, तो इंटू 100, तो बेसिकली कितना आ जाएगा, 20%। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 62 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो 62 क्वेश्चन में कहता है कि एक विद्यालय से 2 सालों में क्रमशः 100 और 75 छात्र जो है वो एक परीक्षा में शामिल होते हैं। उनमें से 75% और 60% बच्चे असफल हो जाते हैं। ठीक है, तो सफलता की जो औसत दर है वो कितनी है। बेसिकली ये देखो भाई, पहले 100 में से 75% बच्चे पास हो जाते हैं, 75% यानी कि 75। ठीक है, दूसरे में 75 बच्चों में से 60% यानी कि इसका 60% बच्चे पास होते हैं, तो इसका 60%। ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 45। कैलकुलेट कर लो, 45 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं कि इनके जो एवरेज सफलता की जो एवरेज है वो कितनी है, तो सफलता कितनी हुई, 120
यानी कि 120 बच्चे पास हुए, 175 में से 120 बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। तो 120 बच्चे एवरेज बनाने के लिए टोटल, ठीक है। ये तो वो हैं जो टोटल पास हुए, और टोटल कितने बच्चे थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। 25 से 7 और 25 से 4, ये आ जाएगा 480/7, ठीक है। लगभग 70% से कम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई आपका 7 7 42, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 6 7 8 56 और 4/7%, ये हो जाएगा भी आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64 क्वेश्चन भाई, सॉरी 63 क्वेश्चन में देखो भाई, यहाँ पर कहता है 3 घंटे 40 मिनट की जगह पर किसी ने 3 घंटे 40.5 मिनट, सॉरी 45.5 मिनट का यूज किया है। क्या अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान दिया है, यानी कि समय मानना चाहिए था इतना, लेकिन समय मान लिया उसने गलती से इतना। तो कह रहा है वो गलती कितनी हुई होगी। तो बेसिकली ये देखो भाई, हम इसको मिनटों में काउंट करना चाहते हैं, क्योंकि मिनट में ही इसको सोल्व करना सही रहेगा, आवर में तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी, ठीक है। तो मिनट में देखेंगे तो ये टोटल मिनट कितनी है भाई, बेसिकली ये देखो 5 मिनट का ही तो फर्क आ रहा है, यानी कि 5.5 मिनट का फर्क आ रहा है, ठीक है। और कितनी मिनटों पर आ रहा है, तो ये हो जाएंगे 6×18 180 मिनट प्लस 40 यानी कि 220 मिनट। तो 220 मिनट पर आ रहा है इंटू 100, ठीक है। इससे यहाँ पर 2 जीरो ये कैंसिल, 11 दूनी 22 और 11 से 5 यानी कि 2.5%। तो जो भूल हुई है वो कितने प्रतिशत की हुई है, 2.5% की हुई है, ठीक है। 64 क्वेश्चन देखते हुए, देखो 64 पर क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है दो संख्याओं का जो अंतर है वो उनके योग का 15% है, ठीक है। यानी कि x माइनस वाई जो है वो x प्लस वाई का 15% है, यानी कि ये अगर 20 है तो ये अपने आप में 3 है। 15% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, यही तो होती है, 15% बराबर होता है 3, 15% बराबर होता है 3/20 के, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनका जो अंतर है वो इनके योग का 15% है, यानी कि अगर योग 20 है तो अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का रेशियो कितना होगा, तो x और y का रेशियो निकालना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़कर आधा कर देंगे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23/2 आएगी, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी आएगी, घटाकर आधा कर देंगे तो यानी कि 17 कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, ठीक है। इनका हमें अनुपात बताना है, ठीक है। तो अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 23:17, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65 क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर कह रहा है कि P जो है वो Q का 6 गुना है, तो यानी कि 6 गुना बड़ा है, तो ये 1 है तो ये 6 है, ठीक है। तो ये इससे कितना कम है, तो भाई देखो कितने यूनिट कम है, 5 यूनिट कम है, किससे भाई, 6 से, तो गुना 100, तो कितना आ जाएगा, 83 सही 1/3%, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये चीज आप याद भी रख सकते हैं, 1/6 कितना होता है, 16 से 2/3%, तो 5 कितना हो जाएगा, तो 16 × 5, देखो कैसे करते हैं भाई, अगर हमें 1/6 पता है तो कितना होता है भाई, 16 सही 2/3%, ठीक है। ठीक है, तो गुना 5 करेंगे भाई, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई है तो 5/6 है, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 9 होता है, तो 3 इधर आ जाएगा भाई। ये जो फ्रैक्शन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 1/3, ठीक है। तो ये 3 इधर आकर के इसमें हो जाएगा 80 के साथ,
प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा सी में, ठीक है। तो फ्रैक्शन कैसे बन जाएगी, 83 प्लस 1/3, और इसी फ्रैक्शन को हम क्या लिखते हैं, 83 सही 1/3%, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब 66 क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। देखो 66 क्वेश्चन में कहता है कि x के पास y से 2 गुने रुपए, ठीक है। x के पास y से 2 गुने रुपए है, अगर इसके पास 1 है तो इसके पास 2 है। अगर z के पास y से 50%, y के पास z से 50% ज्यादा रुपए है, तो 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। तो y के पास z से ज्यादा है, तो यानी कि y के पास अगर 2 है, भाई y के z के पास अगर टोटल 2 रुपए हैं, तो 2 से बढ़ाकर इसके पास कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और इसके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 2 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि इसके पास टोटल कितने होंगे भाई, ये 6 हो जाएगा फिर, ठीक है। इन तीनों का जो औसत दिया है वो कितना दिया है, 110 रुपए। ये इनकी एवरेज है। टोटल बनाने के लिए क्या करेंगे, 300 गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है कि x का मान कितने रुपए है, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है भाई, भाई देखो ये 11 यूनिट बराबर किसको दिखा रही है, 330 को, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 30 रुपए आ जाएगी। तो x की पूछी है तो 6 गुना 30 यानी कि 180 रुपए आंसर, ठीक है। 67 क्वेश्चन को देखो भाई, यहाँ पर कहते हैं कि चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि प्राइस जो है वो 5 से 6 हो गए। अब कहते हैं कि चीनी पर खर्च को पहले जितना ही रखना है, यानी कि जो कीमत बढ़ी है, कीमत अगर 5 से 6 हो गई है, तो जो खर्च है मुझे पहले जितना ही रखना है। तो अगर मुझे खर्च पहले जितना ही रखना है तो कितने की कमी करनी होगी, 1 की कमी करनी होगी, ठीक है। तो कटौती के बाद खपत में कमी और आरंभिक खपत, यानी कि पहले जो खपत हो रही थी उसमें, इन दोनों का रेशो कितना है। तो भाई पहले खपत कितनी हो रही थी भाई, 6 हो रही थी, ठीक है। और कमी कितने की है हमने, 1 की कमी की है, तो 1:6 हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 68 क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 क्वेश्चन में कहते हैं कि एक कक्षा में 72% छात्र बायोलॉजी में, ठीक है, 72% छात्र बायोलॉजी पढ़ते हैं और 44% जो बच्चे हैं वो मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है। कहता है यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय तो लिया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषय ले रखे हो, तो कक्षा में कुल छात्र कितने हैं। तो बेसिकली ये देखो भाई, यहां पर ये कह रहा है कि अगर टोटल बच्चों में से, अगर टोटल परसेंट यहाँ पर बच्चे कितने हो गए, 116%, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक कक्षा में जो बच्चे होंगे वो 100 ही तो प्रतिशत होंगे। कोई भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का हो, या फिर स्कूल में बच्चे हो, या फिर किसी भी क्लास में बच्चे हो, वो अपने आप में 100% होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि 72% जो बच्चे हैं वो बायो पढ़ते हैं और 44% जो बच्चे हैं वो मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसमें से कहता है कि यदि 40 बच्चों ने दोनों ही विषय ले रखे हों, अगर यहाँ पर 40 विषय बच्चे ना देकर सिर्फ और सिर्फ क्या दे दिया होता, अगर आपसे यहाँ पर कोई प्रतिशत में वैल्यू दे दी होती तो हम यहाँ पर वेन डायग्राम लगा देते। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दे दिया है भाई, प्रतिशत और प्रतिशत दे दिया है। तो यहाँ पर ये जो 16% जो बच्चे आ रहे हैं अलग से, ये जो अलग से जो 16% बच्चे आ रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं उन 40 बच्चों को जो जिन्होंने दोनों ही विषय में भाग लिया, ठीक है। तो 16% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रखेंगे 16 को, ठीक है, और इंटू रखेंगे इसको 100। बस कैलकुलेट कर लो भाई, 4 से 10 आ जाएगा, 4 से 4 आ जाएगा, 4 से 25 आ जाएगा, यानी कि कुल जो स्टूडेंट है उसमें 100% की वैल्यू निकालेंगे। 16% की वैल्यू 40 है, तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। तो उस स्कूल में जो बच्चे हैं वो कितने हैं,
250 बच्चे, ठीक है। तो 250 हो जाएगा भाई आपका आंसर। स्कूल नहीं, कक्षा में बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 69 क्वेश्चन। इस 69 क्वेश्चन में कहता है कि एक परीक्षा में एक छात्र को 30 अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। भाई ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देता हूँ इसके ऊपर भी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट होता रहता है एसएससी सीजीएल या फिर बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा गया है और वैसे भी मिल जाता है, ठीक है। भाई ये कह रहा है कि 30% अंक मिले हैं एक बच्चे को और वो फेल हो गया कितने नंबरों से, 25 नंबरों से असफल रहा, ठीक है। यानी कि 25 नंबर और मिल जाते तो ये बच्चा पास हो जाता, ठीक है, लेकिन ये फेल हो गया। अब कहता है उसी परीक्षा में दूसरा जो बच्चा है उसको 40% अंक मिले, इसको 40% अंक मिले और ये बच्चा हो गया पास, ठीक है। कहता है यदि उत्तीर्ण अंक से 25% अंक मिलते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो पासिंग मार्क्स है, तो ये पास होने वाले बच्चा है और ये फेल होने वाला बच्चा है, क्योंकि फेल होने वाले बच्चे को कितने नंबर मिले हैं, 30% नंबर मिले हैं और वो 25 नंबरों से फेल हो गया, यानी कि जो उसके 30% जो नंबर है ना, अगर आप सभी ने एग्जाम दिए हैं भाई 10वीं क्लास तक, तो हमारे जो पासिंग मार्क्स होते थे वो कितने होते थे, 33% होते थे। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि भाई मेरे जो है वो 30% मार्क्स आए हैं, ठीक है, अगर मैं मुझे 3 नंबर और मिल जाते, यानी कि मैं 3 नंबरों से फेल हो गया हूँ, अगर मेरे 30% मार्क्स आए हैं तो मैं 3 नंबरों से फेल हो गया हूँ, ठीक है। और एक बच्चा है जिसके 40% मार्क्स आए हैं, तो वो क्या है, वो 7 नंबरों से पास हो गया है, ठीक है, 7 नंबर, क्योंकि हमारा जो पासिंग मार्क्स है वो कितना है, 33%, और 33% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 33 के बराबर है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कहता है कि भाई जो बच्चा फेल हुआ है उसको 30% मार्क्स मिले, लेकिन अगर उसे 25 नंबर और मिल जाते तो वो बच्चा क्या हो जाता, पास हो जाता। यहाँ पर पासिंग मार्क्स के कितने नंबर थे, 40 नंबर, ठीक है, 40% मिले हैं दूसरे बच्चे को जो कि पास हो रखा है। अब ये कह रहा है कि ये जो नंबर है ये 25% ज्यादा नंबर है, यानी कि इन नंबरों से 25% ज्यादा है। अगर इनकी यूनिट ये अपने आप में 4%, 4 यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितने को रिप्रेजेंट करते हैं, 5 यूनिट। बस इतना सा ही काम है। ये देखो कितना मल्टीपल है इसका, इंटू 8, तो ये भी ऑब्वियसली कितने मल्टीपल होंगे इसके, 8 मल्टीपल होंगे। तो 4 8 32 हो जाएगा, यानी कि ये 2% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई 25 नंबर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2% को, ठीक है। और पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए भाई, 30 और 2 32% चाहिए, तो इंटू 16, तो यहाँ आएगा 32%, और 32% के लिए भाई इसको भी इंटू 16, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 16 पंजे 80, 0 8, 16 दूनी 32 और 8 40, यानी ये 409, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई आपका आंसर। तो उसके जो पासिंग मार्क्स थे, ज्यादातर अधिकतम उत्तीर्ण मार्क्स, मैक्सिमम पासिंग जो मार्क्स थे उस बच्चे के, वो कितने थे, 400 नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन भाई आपके लिए, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। देखो भाई यहाँ पर कहते हैं गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है और 30% परिवारों के पास एक भैंस है, ठीक है। भाई 60% जो परिवार है उनके पास एक गाय है और यहाँ पर 30% जो रहते हैं उनके पास बफेलो यानी कि भैंस है, ठीक है। और कहते हैं कि 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों, ठीक है। तो 15% के पास क्या है भाई, गाय और भैंस दोनों, ठीक है। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं। बेसिकली यहाँ पर ये देखो भाई, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूँ तो इस तरीके का बनेगा, यानी कि 15% जो है वो दोनों में है, तो यहाँ से कितने बचेंगे, 45% बचेगा, ये 15% है, ठीक है। ये काव हो जाएगी, बफेलो हो जाएंगे और ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15%, ठीक है। फिर टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपका 45 और 30 कितना हो गया, 75 हो गया।
यानी कि 75% जो परिवार है उनके पास गाय या भैंस या दोनों है। ठीक है, बचे हुए कितने लोग हैं? 25%। और इन 25% जो लोग हैं इनके पास ना तो गाय है ना भैंस है ना दोनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, यदि कुल परिवारों की संख्या जो है वो 96% है, भाई कुल जो यहाँ पर जो 100 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कितने हैं भाई? 96 है। तो 96 में से कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना गाय है ना भैंस है? तो वो है 25%। तो इसका 25% यानी कि 1/4, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 24 परिवार। ठीक है, तो यानी कि 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना गाय है ना भैंस है। ठीक है, तो ये रही भाई आपकी आज की सीरीज। उम्मीद करता हूँ भाई आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और अपने उन सभी दोस्तों को, उन सभी भाई बहन जो भी आपके साथ रहते हैं उनको जरूर सजेस्ट करना, जो भी राकेश यादव सर की बुक को कंप्लीट कर रहा है, या फिर आप ट्यूशन की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी आप उनको जरूर रेकमेंड करना। अगर आपको समझ आ रहा है और अगर आपको बेनिफिशियल लग रहा है, और ऊपर से अगर आपको मान लो कोई भी दिक्कत लगती है इस वीडियो में या वॉइस रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी दिक्कत से, तो आप उस चीज को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर जरूर गौर करूंगा और उसको और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। सो आज के लिए धन्यवाद।